हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस 18th जून करंट अफेयर मॉड्यूल। माय डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर टर्न्स आउट टू बी वेरी रेगुलर एक्टिविटी फॉर यू एंड आई एम श्योर आप लोगों को रोज रोज तगड़े यू कैन से कंटेंट मिलने चाहिए ताकि आप यू कैन से नई नई चीज़ें जानने लगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फंडामेंटल्स लेकर आए करंट अफेयर के लिए, जो आपको एग्जाम में अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पूछा जाए तो हम आपके साथ बात करेंगे। दोस्तों, ये एक निखिल गुप्ता करके भाई साहब है। ही वॉज एक्स्ट्राडिटेड टू यूएसए फॉर अ मर्डर प्लॉट। ही प्लीड्स नॉट गिल्टी। सो बेसिकली सिनारियो क्या हुआ? हु इज दिस मिस्टर निखिल गुप्ता एंड वेर इज ही एक्स्ट्राडिटेड फ्रॉम वेयर एंड व्हाट हैपन? ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने फोटोग्राफ दिख रहा है, दैट इज मिस्टर निखिल गुप्ता। ठीक है, और ये है मिस्टर पन्नून। ओके, ठीक है। सो ही वॉज गुरपंतवान सिंह पन्नून। क्या नाम है उनका? गुरपंतवान सिंह पन्नून। और ये आपके निखिल गुप्ता जी। ठीक है, चलो ग्रेट। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, फैक्ट देख लेते हैं। निखिल गुप्ता, पॉपुलरली नोन एज निक गुप्ता, ही वॉज अक्यूज्ड बाय यूएसए for a murder for hire plot against 6 separatists गुरपंतवंत सिंह पन्नून। ठीक है, तो इनके मर्डर के आरोप में यूएसए ने उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया। दोस्तों, इसके पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पे आरोप लगाया था कि इंडिया का ऑफिशियल मशीनरी which is basically raw agency is involved in killing of गुरपंतवंत सिंह पन्नून। ठीक है, ऐसा जस्टिन ट्रूडो साहब ने एक इनसे आरोप लगाया। जस्टिन ट्रूडो साहब ने आरोप लगाने के बाद इंडिया ने तो बहुत ही वियर्ड वे में रिएक्ट करा। इंडिया ने बोला अरे झूठ झूठ बोल रहे हो तुम लोग, और इंडिया ने कनाडा के साथ जो ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स थी वो टेम्पररी सस्पेंड भी कर दी थी। ठीक है, तो ऐसा होने लगा। बाद में अमेरिका ने भी आरोप लगाया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो निखिल गुप्ता है, ही वॉज 52 ईयर एज एंड ही वॉज अरेस्टेड इन प्राग। ठीक है, चेक रिपब्लिक के प्राग में लास्ट ईयर उनको पकड़ा गया था। क्यों पकड़ा गया था? क्योंकि यूएसए ने भी चार्ज लगा दिया था दैट ही प्लॉटेड द असैसिनेशन ऑफ गुरपंतवंत सिंह पन्नून। ही इज अ प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन 6 फॉर जस्टिस का मेंबर है। ठीक है, Mr. Pannoon has a dual citizenship which is American citizenship as well as Canadian citizenship, और इसलिए कनाडा ने जस्टिन ट्रूडो साहब ने इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिया था। ठीक है, अब यूएसए तो बिल्कुल प्रूव कर चुका है उस बात को। यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर allege Mr. Gupta has hired hitman and paid $15,000 in advance in May-June 2023. Department of Justice of New York of Southern District filed an indictment, ठीक है, which is unsealed in November last year, and this indictment describes the victim as a vocal critic of Indian government. ठीक है, सो हु इज अ विक्टिम हियर? मिस्टर गुरपंतवंत सिंह पन्नून, और वो इंडिया के खिलाफ डेफिनेटली कुछ बोल रहे हैं और इसलिए इंडिया ने इनको मार डाला, ऐसा उनका आरोप है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या भाई? गुप्ता जी वॉज अरेस्टेड लास्ट ईयर इन जून 30। ठीक है, इन चेक रिपब्लिक। यूएसए के रिक्वेस्ट की वजह से उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बोथ म्यूनिसिपल कोर्ट इन प्राग एंड हाई कोर्ट इन प्राग रूल्ड इन फेवर ऑफ हिज एक्स्ट्राडिशन, कि उनको एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए। ठीक है, यूएसए ने कहा, इसलिए उन्होंने पकड़ तो लिया। ठीक है, अब उनको करना क्या पड़ेगा? एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं इसको। What is the meaning of extradite करना? For example, let's say there is a country 1 and there is a country 2. ठीक है, कंट्री 1 में कोई क्रिमिनल है और वो भागकर कंट्री 2 में चला गया। ठीक है, तो अब कंट्री 1 कंट्री 2 के साथ अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किया है तो वो कंट्री 2 को रिक्वेस्ट करेगी कि इस बंदे को वापस कंट्री 1 में भेज दीजिए। इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा इंडिया भी चाहता है एक्स्ट्राडिशन करवाने का फॉर विजय माल्या। ठीक है, देन दिस नीरव मोदी, ये सबको कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता ने इस बात को चैलेंज किया
और ही वेंट टू हाईएस्ट कोर्ट ऑफ चेक रिपब्लिक एंड चेक रिपब्लिक हाईएस्ट कोर्ट ने इस एक्स्ट्राडिशन को स्टे किया, एज इन यू कैन से ये भैया रोक देते 2 मिनट, और उसके बाद मई 22 को उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो बोलती है कि नहीं भैया उनका एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए। और इसकी वजह से यू कैन से जून 3 चेक रिपब्लिक के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ही ऑथोराइज गुप्ताज एक्स्ट्राडिशन विच टुक प्लेस ऑन जून 14 एट प्राग रुजेने एयरपोर्ट, और वहां से इनको लेकर गए अमेरिका। सो अभी करंट स्टेटस क्या है? Gupta is currently held in Metropolitan Detention Center in Brooklyn in USA. He is expected to be produced in court shortly. The Gupta's extradition was discussed during, you can say, US National Security Advisor. याद रहे दोस्तों, ये मैं you can say कल भी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर जैक सुलिवन का नाम आपको पता होना चाहिए। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम क्या है? आई एम श्योर यू कैन आंसर दैट इन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है, बताइए दोस्तों। तो उन्होंने हमारे एस जयशंकर के साथ मीटिंग करी थी और यहाँ पे इनके बारे में बातें ज़रूर हुई। इंडिया ने डिनाई कर दिया था, ठीक है, कि भैया ऐसा निखिल गुप्ता का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट होगा और निखिल गुप्ता कोई रॉका एजेंट को मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा सब इंडिया ने डिनाई कर दिया है ना। और एट द सेम टाइम गुप्ता बोल रहे हैं कि भैया आई एम नॉट गिल्टी, दिस इज हाउ दिस सिनेरियो इज टेकिंग प्लेस। सो एनएसएस ऑफ इंडिया एंड यूएसए आर रिव्यूइंग वेरियस प्रोग्रेस। इसी न्यूज़ को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये सुनो, तो एक तरफ हमने देखा कि निखिल गुप्ता का एक्स्ट्राडिशन हो गया, चेक रिपब्लिक से इनको लेकर गए अमेरिका। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या दिया था वो मैंने आपको बताया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एक इनसे प्रो खालिस्तानी ग्रुप है सिक्स फॉर जस्टिस, उनके जो वोकल लीडर है उनको उन्होंने एसेसिनेशन कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से उनका एक्स्ट्राडिशन हो गया यूएसए में उनके ऊपर चार्जेस लगे। ठीक है, क्योंकि वो जो बंदा था सिक्स फॉर जस्टिस वाला, ही वॉज ऑल्सो यूएस सिटीजन। ठीक है, तो अब जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए मिस्टर जैक सुलिवान ही इज इन इंडिया, वी डिस्कस दिस मैटर विथ हिम। ठीक है, वी विल हैव टू वेट and watch what will be the outcome of this scenario. However, these two NSAs, which is Ajit Doval and Jack Sullivan, they reviewed various progresses. Primarily, they reviewed initiative on critical and emerging technology, which is popularly known as ICET. That is initiative on critical एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देश में अलग अलग तरीके की चीज़ें डिफेंस के लिए बनाई जाती है। अमेरिका में कुछ देता है। ठीक है, वी वांट टू एक्वायर सर्टन ड्रोन्स फ्रॉम यूएसए। विच आर द ड्रोन्स? द नेम इज MQ-9B। हम वो एक्वायर करना चाहते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप सर्टन सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप विथ अमेरिका। तो ये अलग अलग तरीके की बातें हुई ताकि ये सब इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जिसका ड्यूअल यूज हो सकता है। एक यूज हो गया कॉमर्शियल एक्टिविटी वाला, दूसरा यूज हो गया डिफेंस वाला, और तीसरा यूज हो गया एक तरीके से गलत काम। सो ड्यूअल यूज क्या हो गया? अच्छा काम और बुरा काम, है ना। तो ड्यूअल यूज ना हो पाए इसके लिए इन टेक्नोलॉजीज को लीक ना हो, और लीक ना हो इसकी वजह से ये ICET की मीटिंग होती है। और ये सेकेंड मीटिंग थी भाई, इसके बारे में उन्होंने बात करी। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा ही मेट यूएस के NSA मिस्टर जैक सुलिवान। ठीक है, एंड इंडिया इज कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द इंडिया US कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड, ये मोदी साहब का कहना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने दो न्यूज़ को एक साथ कनेक्ट कर दिया आपके लिए। आई एम श्योर निखिल गुप्ता की न्यूज़ हमने आपको समझाई, हु इज निखिल गुप्ता, ये हमने आपको बताया। एट द सेम टाइम, ठीक है, NSA कौन है, जैक सुलिवान, ये हमने आपको बताया। दोस्तों, एक बड़ा महत्वपूर्ण एडिटोरियल आया इन द हिंदू, और वो हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। बात हो रही है लॉज ऑन मर्सिनरीज इन वॉर जोन। आपने देखा होगा
कि पिछले कुछ समय पे रेगुलरली न्यूज़ आ रही है इंडिया में कि कुछ इंडियंस हैव बीन रिक्रूटेड इन द आर्मी ऑफ रशिया. Obviously, they are not the citizens of Russia, but so they are recruited as a mercenary in Russian army. और उसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो रही है. ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए हु आर मर्सिनरीज. मर्सिनरीज आर द पीपल हु आर लाइक रिक्रूटेड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी स्टेट. ठीक है, प्राइमरली मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन. So basically, let us say I am going to get more money and we can say apply and I get recruited in Russian army. ठीक है, so I am from India. ठीक है, मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सम अदर आर्मी. ओके, सो दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी स्टेट. समझ में आया दोस्तों? ठीक है, सो मैं पैसों के लिए ऐसा आर्मी का काम करूंगा, लोगों को मार डालूंगा, तो आई बिकम मर्सिनरी. मैं क्या बन जाऊंगा? मर्सिनरी. उसके लिए उसका एक अपोजिट वर्ड है. ठीक है, जो अपोजिट तो नहीं बोलते, सॉरी, इसके जैसा ही एक सिमिलर वर्ड है, बट दैट्स ऑन अ पॉजिटिव टोन. मर्सिनरी गोज ऑन अ नेगेटिव टोन. यस और नो? ठीक है, तो अगला वर्ड क्या है? कॉम्बेटेंट. कॉम्बेटेंट का मतलब होता है मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ पार्टी टू द कन्फ्लिक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज इंडिया वर्सेस देयर इज अनदर कंट्री कॉल्ड एक्स. उनके बीच में लड़ाई चल रही है, तो इंडिया के जो सोल्जर्स होंगे, इंडियन आर्मी के जो मेंबर होंगे, उनको हम कॉम्बेटेंट बोल सकते हैं, उनको सोल्जर बोल सकते हैं. हम उनके लिए पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे, सोल्जर है. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे कि मर्सिनरीज पिछले कुछ समय में काफी बढ़ गई. सूडान और साउथ सूडान के कन्फ्लिक्ट में प्राइमरली मर्सिनरीज यूज होती है. ठीक है, रशिया में एक वॉगनर ग्रुप है. रशिया में एक वॉगनर ग्रुप है, वो एक तरीके का मर्सिनरी ग्रुप है, प्राइवेट आर्मी है. एक समय पे इसको प्राइवेट आर्मी ऑफ यू कैन से पुतिन कहा गया था, और आजकल भी पुतिन इज वेरी फेमस फॉर रिक्रूटिंग द मर्सिनरीज. ठीक है, और उसमें से बहुत सारे इंडियंस जाते हैं. दोस्तों आपको याद रहे, इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडियन सिटीजन्स को यह बताते रहता है कि प्लीज ऐसी चीज़ों को ज्वाइन नहीं करिए, आप ऐसे ट्रैप में फंसिए मत. हाउएवर, वी आर नॉट पुटिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इट. ठीक है, वाइल कंट्रीज लाइक नेपाल उन्होंने बैन करा है कि अगर आप रशिया विजिट करने के लिए जा रहे हो विथ एन एम कि विथ आउटकम कि आप वहाँ पर रिक्रूट हो जाओगे, ठीक है, तो भैया वो बैंड है, वो चलेगा नहीं. सो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए इंडिया के साथ क्या सिनारियो है. सम अराउंड 100 इंडियन पीपल हैव बीन रिक्रूटेड बाय रशियन आर्मी आफ्टर बीइंग ड्यूप्ड बाय एजेंट्स promising them you can say lot of money and the Russian passport. ठीक है, तो इनको बोलते हैं कि भाई आपको 6 महीने तक तो मिनिमम काम करना है, नो लीव, नो एग्जिट पॉलिसी, और अगर आप 1 साल टिक गए तो हम आपको रशियन पासपोर्ट देंगे और महीने का आपका पगार होगा 1.5 लाख से 2 लाख रुपया. व्लादिमीर पुतिन साहब इज वेरी फेमस, ही ऑल्सो सिंप्लीफाइड दिस एंटायर प्रोसेस. ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एडवाइस किया है, इंडियंस को कॉशन भेजा है कि प्लीज इस तरीके की नौकरी नहीं लीजिए. सीबीआई ने इस तरीके के जो कंपनीज इस पूरे ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सीबीआई you can say केस फाइल किया है. There were 4 arrests have been made in connection to this so far. So what do you mean by mercenary? So mercenary की डेफिनेशन क्या है? मर्सिनरी की डेफिनेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा जिनीवा कन्वेंशन. ठीक है, जिनीवा कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल नंबर 47 ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल 1 में डिफाइन किया है. देयर आर 6 कंडीशन टू क्वालिफाई एज अ मर्सिनरी. पहला, this person is specially recruited to fight in an armed conflict. Number 1. Number 2, he takes direct part in hostilities. Number 3, he is motivated by private gain with a compensation substantially exceeding regular combatants. जो रेगुलर जो नौकरी में मतलब आर्मी को जो पगार मिल रही है उससे कई गुना ज़्यादा इनको पैसा मिल रहा है. He is not a national or a resident of that party in a conflict. So Indian going to Russia is not a Russian national, is not a resident of Russia, still is part of it, not a member of the armed forces of a party to the conflict. ठीक है, he is not a member of the armed forces, he is not sent on official duty by the state. ठीक है, तो he is not officially any of this.
ये बात समझ में आ रही है सबको? इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? चलो बढ़िया, ठीक है, बड़ा मज़ेदार है ये सिस्टम, पूरा हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ क्या है मर्सिनरी के बारे में? कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ विच इज़ नोन एज IHL क्या बोलता है? ये बोलता है कि बीइंग अ मर्सिनरी इज नॉट अ स्पेसिफिक क्राइम and mercenaries they do not qualify for prisoners of war status, ठीक है। they must be treated humanely as per article 75 of AFI, ठीक है। he can be prosecuted for war crimes or other breaches on humanitarian law, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसके बारे में बोलता है। सिमिलरली देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल रीजनल कन्वेंशन, वन ऑफ देम इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ मर्सिनरीज इन अफ्रीका। अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा यू कैन से लड़ाई में रहता है, ठीक है। अब अफ्रीका इतनी सारी लड़ाइयों में रहता है तो कहीं ना कहीं उसको रुकना तो पड़ेगा, तो ये रीजनल कन्वेंशन है। हाउएवर इट इज़ इंटरनेशनल विच मीन्स अलग अलग कंट्री ऑफ अफ्रीका दे अग्री ऑन दिस, ठीक है। सो दिस इज वन कन्वेंशन 1977 में बनाया गया था। अनदर वन इज इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट, यूज, फाइनेंसिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ मर्सिनरीज, ठीक है, कि आप रिक्रूट नहीं करोगे, उनको यूज नहीं करोगे, उनको फाइनेंस नहीं करोगे, उनको ट्रेन नहीं करोगे, ये उसमें रिस्ट्रिक्शन है। दोस्तों, ये जिनीवा कन्वेंशन जो है ना, दैट इज अबाउट दी यू कैन से वॉर क्राइम्स, दैट इज अबाउट रेफ्यूजीज ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट जोन, ठीक है, उनके बारे में बात करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो लॉ कन्वेंशन है, ठीक है, सॉरी, जो लॉज है अबाउट मर्सिनरीज, वो मैंने आपके सामने दो महत्वपूर्ण लॉ बताए, ठीक है। चलो ग्रेट। दोस्तों, चाइना और फिलीपींस का एक बड़ा महत्वपूर्ण झगड़ा हुआ। कहाँ पर हुआ ये? लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट इज द डेट एंड लोकेशन ऑफ दिस इश्यू। This issue occurred on Monday near the Spratly Island in South China Sea. Monday, as in, you can say it is 17th June. Okay? ठीक है. Who are the involved people? One Chinese Coast Guard vessel was, you can say, collided with Philippines supply ship. Philippines का वो कार्गो था, कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाला शिप था, और चाइना का वो कोस्ट गार्ड था, ठीक है। चाइना ने कहा कि फिलीपींस का सप्लाई शिप डेलिबरेटली और डेंजरसली कोस्ट गार्ड वेसल तक आ गया था हमारे, और इसकी वजह से एक माइनर कोलाइजन हो गया, ठीक है। फिलीपींस का कहना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना का वेसल हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस चुका था। दोस्तों, आपको पता होगा इंटरनेशनल यू कैन से वाटर्स में एक लॉ लगता है जिसका नाम है UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ओवर द सीज, ठीक है। तो समुंदर के ऊपर क्या लॉ रहेगा, ठीक है, वो UNCLOS डिफाइन करता है। क्या लॉ है? लॉ ये है कि आपकी लैंड बाउंड्री के करीबन 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, वो आपकी टेरिटरी गिना जाता है पानी में। 12 नॉटिकल माइल से आगे 200 नॉटिकल माइल तक इट इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो फिलीपींस का कहना है ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, और इसलिए हमारा वहाँ पे प्रेजेंस होना लेजिटिमेट है। हमने किसी का लीगल राइट वायलेट नहीं किया है। चाइना बोलता है कि नहीं, हमारे कोस्ट गार्ड के पास ये डेलिबरेटली बहुत नज़दीक आ गया, और कोस्ट गार्ड हमारा जहाँ पे था वो हमारा लीगल राइट है, हम वहीं पे है। चाइना का कहना है कि भाई, है ना, चाइना का कहना है उसको ये UNCLOS समझ नहीं आता, उसको ये समझ में आता है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है ना रेड कलर की, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश। अभी ये लोग इसको 10 कभी बोल देते हैं, कभी 11 डैश बोल देते हैं, ठीक है, कभी 9 डैश लाइन बोलते हैं ये लोग, ठीक है, कभी 10 डैश लाइन बोलते हैं इसको, कभी 11 डैश लाइन बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो किसके साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 9 डैश लाइन है, चाइना बोलता है वो उनकी टेरिटरी है। अब आप देखिए, ये है आपका फिलीपींस, ये आपका फिलीपींस है, और जहां झगड़ा हुआ अभी वो है स्प्राटली आइलैंड, ये है स्प्राटली आइलैंड,
ठीक है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस के 200 नॉटिकल माइल तक तो स्प्राटली आइलैंड आ जाता है, ठीक है। और चाइना बोलता है कि ये पूरा उसका टेरिटरी है 9 डैश लाइन वाला, विच मीन्स चाइना बोलता है कि वो अपनी लेजिटिमेट जगह पे था, फिलीपींस भी बोलता है अपनी लेजिटिमेट जगह पे है, और इसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा, ठीक है। पर दोस्तों ये समझ में आना चाहिए कि चाइना एक तरीके से साउथ चाइना सी में गलत तरीके से अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एंड आई थिंक यू कैन से फिलीपींस जो ये झगड़ा कर रहा है बहुत अच्छी बात है। अभी तक कोई ऐसा झगड़ा नहीं कर पा रहा था। देयर आर डिस्प्यूटेड प्लेसेस, स्प्राटली आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड प्लेस, पारासेल आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड प्लेस, ठीक है, ताइवान इज अ डिस्प्यूटेड प्लेस, सेनाकाकू आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड प्लेस, ठीक है। तो दिस आर द काइंड ऑफ डिस्प्यूटेड सिनारियो। रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, विल बी ऑन 2-day visit to North Korea starting today, or he is going to meet the obviously the head of the North Korea. दोस्तों 24 सालों के बाद पुतिन का ये विजिट होगा नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। क्या होगा, कैसी बातें होगी, कौन से वेपन्स ट्रांसफर करेंगे, किस तरीके के मुद्दे डेवलप होंगे, ये हम आपको बताएंगे। पर आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भैया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की यू कैन से ओरिजिन क्या है ना, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री एक टाइमलाइन के साथ, ठीक है। ये रही नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री। 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और जापान हार जाता है, तो जापान का ऑक्यूपेशन, जापान जो कोरिया को ऑक्यूपाई करके बैठा था, है ना, वो ऑब्वियसली कोरिया गेट लिबरेटेड, और जिसके अंदर, है ना, अब 2 कंट्रीज आकर अपना एक से कंट्रोल करना चाहती है। एक था यूएसए, दूसरा था रशिया, दैट इज यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ एरिया लिया और एक से यूएसए ने साउथ एरिया लिया। दोनों के बीच में जो एक लाइन है, ऐसे करके 2 जगह है, और ये लाइन है, इसको बोलते हैं 38th पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको? 38th पैरेलल, ठीक है। तो जो साउथ का पार्ट है उसको साउथ कोरिया बोला गया, नॉर्थ का पार्ट है उसको नॉर्थ कोरिया बोला गया। 1948 में, ठीक है, 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज नॉर्थ कोरिया, एस्टैब्लिश होता है अंडर किम टू संग, ठीक है। कौन थे भैया? किम टू संग, ओके। इनका नाम पे ये देश बनता है। 1950 से 1953 के बीच में, 50 से 53 के बीच में कोरिया, दैट इज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर चलती है, ठीक है। और वो वॉर एक तरीके से खत्म होती है इन द आर्मिस्टिस, मतलब टेक्निकली दे आर, यू कैन से, इन वॉर, देयर इज नो पीस ट्रीटी, बस उन्होंने वेपन्स नीचे रख दिए। एंड देन ये जो 38th पैरेलल है उसके आजू बाजू डीमिलिटराइज जोन बनाया गया, ठीक है। 1960 से 70 के बीच में नॉर्थ कोरिया बोलता है वी विल बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। उसको उनकी भाषा में बोलते हैं जूशे, JUCHA, जूशे बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि एक सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल और मिलिट्री बिल्डअप किया गया, ठीक है, 60s और 70s में। 80s और 90 में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया, आइसोलेशन हो गया, बड़े बड़े फेमाइन आने लगे, तो सीवियर हार्डशिप भुगतनी पड़ी लोगों को वहाँ पे। किम 1994 में किम संग की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उनका बेटा किम जोंग अल सत्ता पे आता है, ठीक है। और ये भाई साहब अब 2 कोरिया के बीच में एक तरीके से डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। 2000 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एक हिस्टोरिकल समिट होता है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। 2006 बस आ गया आपका 21st सेंचुरी, वहाँ पे नॉर्थ कोरिया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। 2011 में किम जोंग अल की डेथ हो जाती है और उसका बेटा किम जोंग उन सत्ता पे आता है। तो अब 3 जनरेशन हो गई, ठीक है। किंग अगेन से संग, किम जोंग इल एंड किम जोंग अन, ये लोग सत्ता पे आते हैं। 2018 में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होते हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जहाँ पे यूएसए भी पार्टिसिपेट करता है। और आज अगेन से न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाना और उसकी वजह से उसके ऊपर तगड़े इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाना, ये कॉमन हो चुका है नॉर्थ कोरिया में। तो क्या हुआ साउथ कोरिया में इसके साथ साथ?
कोरिया जैसे हमने बताया गॉट लिबरेटेड फ्रॉम जापानीज ऑक्यूपेशन, फिर लड़ाई हुई, ठीक है, लड़ाई चली बराबर, और यू कैन से यूएसए ने साउथ कोरिया अपने हाथ में ले लिया। 1948 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया विच इज साउथ कोरिया एस्टैब्लिश हुआ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ यू कैन से सिंगमान री। क्या नाम है उनका? सिंगमान री। 1953 में उनके बीच में वॉर हुई, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, फाइनली वो आर्मिस्टिस हुआ, एक डीमिलिटराइज जोन बना। 1960 एक अप्रैल रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से सिंगमान री को रिजाइन करना पड़ा। एक मिलिट्री कू हुआ 61 में, ठीक है, जो पार्क चुंग ही करके भाई साहब थे जिन्होंने मिलिट्री कू को लीड किया, हु बिकेम द प्रेसिडेंट, एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बातें हुई। 70s 80s में बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, पॉलिटिकल रिप्रेशन हुआ, लोगों को दबाया गया, ठीक है, और बाद में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट आई। 1987 में जून में डेमोक्रेटिक अपराइजिंग हुई, नए नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए, डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने लगे, ठीक है। 1988 में नॉर्थ कोरिया सियोल समर ओलंपिक होस्ट करता है और बताता है कि इकोनॉमिकली हम कितने सुपर पावर है, ठीक है। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेकिन से साउथ कोरिया को लेकिन से प्रॉब्लम हुआ। बाद में 2000 में जो इंटर कोरियन समिट हुई है ना, जिसके अंदर दोनों कंट्री साथ में मिली, 2000 में ये इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ बढ़ता रहा और इंटरनेशनल अफेयर में साउथ कोरिया का एक से दबदबा बढ़ने लगा। 2017 में मून जे इन he became the president, he advocated for peace and engagement with North Korea, और बाद में अलग अलग तरीके की नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की मीटिंग्स चलने लगी जो आज वही सिनारियो पे चल रही है, ठीक है। अगली बार हम ये देखेंगे, जब ये न्यूज़ आएगी तब हम देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ ने किस तरीके से अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में बात करी, क्या क्या चीज़ ये लोग अग्री करेंगे, इसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। एक और महत्वपूर्ण एक इनसे ईयर बुक पब्लिश हुई जिसका नाम है सिप्री। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसका ईयर बुक है विच इज अबाउट डिसआर्मामेंट यू कैन से और इंटरनेशनल सिक्योरिटी कैसी चल रही है और अलग अलग देशों के पास क्या क्या वेपन्स है। जो सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में से बाहर आई वो ये है कि आज की तारीख में वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस के पास कितने वॉरहेड्स है, ठीक है, कितने मिलिट्री स्टॉकपाइल है, उसके बारे में बात है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर स्टॉकपाइल अगर कोई कंट्री के पास हो सो दैट इज यूएसए। कितना है? सॉरी सर, दैट इज रशिया, दैट इज 5580 2024 में। नंबर 2 पे कौन है? यूएसए। न्यूक्लियर आर्मामेंट इतना ज़्यादा रखने का वैसे कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि आपने 1-2 बार यूज़ कर दिया उसके बाद तो कहानी खत्म ही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका चाइना। चाइना इज ऑन 3rd प्लेस, ओके। फिर आता है 4थे प्लेस पे आपका आता है फ्रांस, ठीक है। 5वें प्लेस पे आपका आता है एक से यूके, ठीक है। और फिर आता है आपका इंडिया। इंडिया के पास 172 वीकेंड से वॉरहेड्स है, ठीक है। और हमने अभी तक कितने डिप्लॉय करे हैं ये बताया नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रहे, ये जो आपके सामने टॉप 5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर वाली परमानेंट मेंबरशिप धराने वाली कंपनियां, कंट्रीज है, सॉरी नॉट कंपनियां, ठीक है, विच इज यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, तो वो लोग डेटा बताते कि कितने वॉरहेड उन्होंने डिप्लॉय करे। हालांकि ये जो कंट्रीज है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है पर वो अपना डेटा बताते नहीं है कि कहाँ डिप्लॉय किया है। क्यों नहीं बताते हैं? बिकॉज ये हमने अपनी मर्जी से अपने नज़रिए से बनाया है विच इज़ अगेंस्ट दी ऑल दी पावरफुल कंट्रीज। अलग अलग सेंक्शन भुगत के हमने ये सब बनाया है और इसकी वजह से ये कोई बताता नहीं है। इंडिया के पास 172 यू कैन से इन्वेंटरी पड़ी है वॉर वेपन्स की न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान के पास 170 पड़ी है। तो इंडिया के लिए 2 बड़े दुश्मन विच इज़ चाइना 290 बैठा है उसके पास और पाकिस्तान 170 बैठा है उसके पास। दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो फॉर इंडिया। चलो ग्रेट, ठीक है। सो आई होप दिस वाज कंफर्टेबल मॉड्यूल, है ना।
काफ़ी मज़ेदार से मॉड्यूल बन रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। आई एम श्योर यू मस्ट बी एन्जॉइंग ऑल दिस मॉड्यूल्स। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कोई सजेशन हो, दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।